डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एंड रिसर्च स्किल फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आयुष एजुकेशन, जो प्रोग्राम तरतीब दिया था ZBM यूनानी मेडिकल कॉलेज, उसके तहत जो 6 डेज़ का प्रोग्राम चला, उसमें हमारा ये प्रेजेंटेशन था, लेक्चर था, और इसकी रिकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। टाइटल देख लेते हैं इसका कि इवॉल्विंग होराइजन, द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेप टू नो द इंट्रोडक्शन। तारीफ। An observational study is used to answer a research question based purely on what the researcher observes. There is no intervention or manipulation. Observational study रिसर्च का वो हिस्सा है जिसमें रिसर्चर सिर्फ एज ए ऑब्जर्वर इसमें जो है इन्वॉल्व होता है। वो न तो कोई इंटरवेंशन करता है, मेडिसिन देता है, न किसी तरह की कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशनल स्टडी। वाई इट मैटर्स, इसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर इसकी क्या वैल्यू है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आर क्रूशियल इन मेडिकल हेल्थ बिकॉज, बहुत सारे रीज़न हैं, हम सिर्फ चंद रीज़न यहाँ पे बयान करेंगे। They provide real world evidence where randomized controlled trial are impractical or unethical until acceptability depends upon the strict adherence to the evolving guidelines. ठीक है, to help identify risk factors, disease patterns and long term outcomes. ये 3 पॉइंट है इसके स्पेसिफिकेशन के लिए। दे कम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडी बाय शोइंग इफेक्टिवनेस इन डाइवर्स पॉपुलेशंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन मेडिकल हेल्थ। पहले इसमें आती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू describe or classify under the descriptive studies. These focus on what is happening without testing hypothesis. Hypothesis की टेस्टिंग नहीं होती, नो टेस्टिंग। ठीक है, नो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें पहला सब डिवीजन है केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट्स क्या है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंगल पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ओनली वन पेशेंट। ठीक है, केस। दूसरा सब डिवीजन है कि केस सीरीज, कलेक्शन ऑफ सिमिलर केसेस टू हाईलाइट द पैटर्न्स ऑफ द डिजीज। अगर हाईलाइट करना है तो इसको केस सीरीज करते हैं हम। एक और इसका सब डिवीजन है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम, यूज़फुल फॉर प्रीवेलेंस। जैसे किसी का एक ही टाइम में उसके सारे सेक्शन कट कर दिए जाए और सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया जाए कि क्या है, क्या अपीयरेंस है, क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है, क्या अदर उसके फीचर्स हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहलाती हैं। अब इसका दूसरा पोर्शन आता है एनालिटिकल स्टडीज़, यानी कि एनालाइज अगर किया जाता है किसी स्टडी में डेटा को, तो वो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहलाता है। दिस एक्सप्लोर व्हाई एंड हाउ हेल्थ आउटकम्स अकर, ऑफन कंपेयरिंग ग्रुप्स। अब इसके अंदर ये आते हैं सब डिवीजन के तौर पे कोहर्ट स्टडी। ठीक है, कोहर्ट स्टडी में एक प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट होता है। इसमें फॉलो पार्टिसिपेंट फॉरवर्ड इन टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू द आउटकम। मतलब आज अगर देख रहे हैं तो इसका नतीजा फ्यूचर में क्या होने वाला या क्या मिलेगा।
तो इसको आज से हम शुरू करते हैं, तो आगे का देखते हैं। तो दिस इज़ द प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट यूज रिकॉर्ड टू ट्रेस एक्सपोजर एंड आउटकम। इसमें क्या है कि कोई इंसिडेंस यहाँ हुआ और आज हम जो है इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं, आज रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो ये होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। केस कंट्रोल स्टडीज़, ये भी उसी का सब डिवीज़न है। कंपेयर पेशेंट्स विद अ डिजीज़ केसेस टू दोज विदाउट डिजीज़, दिस इज़ द कंट्रोल। टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर देते हैं दोनों को कंपेयर करके और इसमें रेशियो निकाला जाता है। इकोलॉजिकल स्टडीज़ एनालाइज डेटा एट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लेवल, जैसे कंपेयरिंग कंट्रीज़। इसमें एक कंट्रीज़ का जो डेटा होता है वो दूसरी कंट्री के डेटा से कंपेयर कर लिया जाता है। ये वाला एस्पेक्ट हम अपने टेम्परामेंट में कर सकते हैं। यूनानी की जो हमारा मिजाज का कॉन्सेप्ट है इसमें कर सकते हैं। मिजाज के कॉन्सेप्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं एक कंट्री से या एक शहर से दूसरे शहर या स्पेशली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा मिजाज का एनालिसिस या स्टडी। इसमें हम पूरा जो है यूनिवर्सल लॉ फिक्स कर सकते हैं मिजाज को इवेलुएट करने के लिए। ये टेबुलेटेड फॉर्म में है। ऑल दिस द ऑब्जर्वेशनल स्टडी जस्ट फॉर टेक अ व्यू और एट ए ग्लांस। तो इसमें हम सारे को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस टेबल लाइक केस रिपोर्ट सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव, कोहॉर्ट रेट्रोस्पेक्टिव, केस कंट्रोल और इकोलॉजिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसमें देखो हम लॉन्गिट्यूडनल भूल गए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम टू ट्रैक चेंजेस। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ये फ़ायदा होता है कि कोई काम जैसे हमने अभी शुरू किया तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए इवेलुएट कर सकते हैं और देख सकते हैं फॉर द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स। जैसे ये है चेंजेस इन टेम्परामेंट। जैसे अगर हमें टेम्परामेंट पे काम करना है तो डिफरेंट एज में टेम्परामेंट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये इस पे हम कर सकते हैं। मतलब एज ऑफ 10 पे अगर हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर 25 पे, फिर 40 पे, फिर 60 पे, तो इस तरह से हम बिल्कुल प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशनल बेस्ड स्टडी को इवेलुएट कर सकते हैं और टेम्परामेंट को हम फिक्स कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं, नहीं आते हैं तो किस तरह के आते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में काफ़ी अच्छा इसका एनालिसिस किया जा सकता है या स्टडी की जा सकती है। चलिए, अब ये था मॉडर्न का एस्पेक्ट। अब हम यूनानी की तरफ मूव करते हैं। इवॉल्विंग तिब एंड रिसर्च, दो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, तिब और रिसर्च। डेफिनिट वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट regarding the exact date and way of initiation of research as part of medicine. हतमी राय देना बहुत मुश्किल है, ये कहना कि कब इसमें शुरू हुआ और कब ये तकमील को पहुंचा, ठीक है, हतमी राय देना मुश्किल है। तो इसलिए जो कुछ अज्यूम करके डिस्क्राइब किया गया है इंसान के इवैल्यूएशन के साथ साथ उसको हम कंसिडर करेंगे कि इसी तरह से तिब के इवैल्यूएशन के साथ साथ रिसर्च का इवैल्यूएशन हुआ। जाहिर सी बात है बिना रिसर्च के कोई चीज़ इवैल्यूएट नहीं होती। दूसरा पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि इन द डार्क एज व्हेन एंड हाउ इट इवॉल्व्ड एंड वेयर इट फ्लरिश्ड फर्स्ट इज़ द सेकेंड डिफ़िकल्ट पॉइंट टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये दूसरा डिफ़िकल्ट पॉइंट है जिसको हतमी राय के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, बट ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विद द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ द लेटर एज, समझा ये जाता है कि जब इंसान का दुनिया में जो है आगाज़ हुआ, उसका वजूद दुनिया में आया, उसी के साथ उसको जो ज़रूरियात हुई और इस तरह से तिब की तरक्की या तिब का जो है इवोल्यूशन होना शुरू हुआ।
तो जाहिर सी बात है उसमें जो है इन्वेंशन जो है समझा गया कि ये बात का है। तो बात के तौर पे इन्वेंशन को एक्सेप्ट करके तिब के या रिसर्च को इवेलुएट करने का कंसेप्ट सर्टेन किया गया। इसमें दो राय कायम की गई कि इनोवेशन हुआ और दूसरा ये डिवाइन था। दो राय के मुताबिक या तो ये डिवाइन था या इनोवेटिव था, और मेरे ख्याल में ये दोनों बात सही है कि हाँ, कोई चीज़ अगर डिवाइन है तो उसको बेस बना करके फर्दर उसमें इनोवेशन किए जा सकते हैं। क्योंकि डिवाइन नॉलेज जो होती है वो बुनियादी होती है, बेसिक होती है, और इंसान को फर्दर वो आगे रास्ता दिखाती है, गाइडेंस देती है। तो गाइडेंस डिफरेंट वे में होता है और उसी के अकॉर्डिंग इंसान आगे तरक्की करता है किसी भी फील्ड में। तो की टेक अवे क्या है इसमें कि इंट्यूशन वाई द ड्रीम। ये समझा गया कि ड्रीम के ज़रिए इंसान को इंट्यूशंस मिले और उसने तिब को समझा। दूसरा ये हुआ कि उसने एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर गाइडिंग द ड्रीम। जो कुछ उसको गाइड किया गया ड्रीम में उसने उसको एक्सपेरिमेंट किया। तीसरी चीज़ इसमें ये निकल के सामने आई कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय प्रीवियस नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। जो कुछ उसके पास पहले से नॉलेज मौजूद थी और जो कुछ उसने एट प्रेजेंट ऑब्जर्व किया, दोनों को मिला करके उसने जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का आगाज़ किया। इस सिलसिले में सबसे जो पहला केस जो किताब में रिपोर्टेड है वो ये है कि फर्स्ट केस ऑफ अ फीमेल विद मेंटल इलनेस। एक ऐसी औरत का जिक्र जिसको जहनी तकलीफ़ थी और उसके साथ साथ उसको पेनफुल कंडीशन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड सीजेशन ऑफ मेंसेस मीन्स फर्स्ट केस ऑफ द एतबास तम्स। यानी कि एतबास तम्स का ये पहला केस था जो सामने आया। तो उसने क्या किया कि शी हैड बिन टेकिंग रासन। रासन एक दवा है यूनानी में जो आज भी सब लोग जानते हैं और इस्तेमाल होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अगर फ्लैचुलेंस ज़्यादा है या पेट में दर्द है या किसी तरह का जो है इम्तला है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसने रिपीटेडली लिया और उसको जो है शिफायाबी मिली, इससे उसको शिफायाबी हुई। तो ये पहला केस रिपोर्टेड है। अब ये हुआ कि जब एक केस सामने आया और उसे शिफायाबी भी हो गई तो स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देन क्लिनिकली, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ फिर उसके क्लिनिकल जो है साइंस सिम्टम इवेल्युएट आउट किए गए। तो पहला ये होता है कि विद द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट सक्सेशन स्टोरी ऑफ अ फीमेल पेशेंट। दूसरा है कि दे अप्लाइड द सेम मेडिसिन इन द सेम टाइप्स ऑफ डिजीजेज और केसेस, ऑब्जर्व देयर रिजल्ट्स दैट शोड गुड और इफ़ेक्टिव। तो इस तरह से ये चीज़ उन्होंने एक रिज़ल्ट और एक दवा सर्टेन की। इसके बाद आता है कि मेडिसिन प्रूवन फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी क्या नतीजा निकला कि एक दवा जो थी वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रूवन हो गई, वो सर्टेन हो गई कि ये इस बीमारी में फ़ायदा करती है। दूसरा इसमें ये नतीजा निकला कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल स्टडी या क्लिनिकल स्टडी आफ्टर ऑब्जर्वेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लोगों को समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन के बाद अब क्लिनिकल स्टडी पॉसिबल है और की जा सकती है, और इस तरह से ऑब्जर्वेशनल स्टडी और प्लस क्लिनिकल स्टडी इवेल्युएट आउट हुई, ठीक है। बाय दिस केस स्टडी, इसकी वजह से फर्दर टू मेथड्स ऑफ द स्टडी इवॉल्व्ड। अभी जैसे हमने बताया कि पहला ये होगा कि ऑब्जर्वेशन इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक एंड फंडामेंटल स्टडी, पार्ट ऑफ स्टडी। ये सर्टेन हो गया कि ऑब्जर्वेशन जो है फंडामेंटल स्टडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरी बात ये तय हो गई कि ऑब्जर्व केसेस में बी अप्लाइड, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है सर्टेन हुई ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के लिए एक रास्ता खुल गया और एप्लीकेबल ये चीज़ है, ये लोगों को जानकारी हासिल हुई या इवेल्युएट हुई या सर्टेन हुई। तीसरी बात ये हुई कि एफिकेसी ऑफ मेडिसिन स्टार्टेड टू सेट, और उस वक्त से दवा की अफादियत को जो है सेट करना शुरू किया, ठीक है। दवा की अफादियत को नोट डाउन करना शुरू किया गया। तो ये 3 पॉइंट इस केस के बाद सामने निकल के आए।
उसके बाद आता है कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ह्यूमन वर्ड स्टार्टेड टू रीड द फीचर्स एंड क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, या क्लिनिकल फाइंडिंग कुछ भी कह सकते हैं हम, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब एक केस उनके सामने से गुजरा, दवा उसका इस्तेमाल किया, उसमें फ़ायदा भी हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी को क्लिनिकल स्टडी में जो है कन्वर्ट करने का या उसको आगे बढ़ाने का कंसेप्ट भी सर्टेन हो गया, तो लोगों ने ये समझा कि इस तरह के जो है साइन सिम्टम जो होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, इसको अगर हम रूल आउट करते जाएं या नोट डाउन करते जाएं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टूल बन सकता है। किसी भी मर्ज को डायग्नोस करने का या तशखीस करने का ये टूल बन सकता है। तो इस तरह फर्स्ट टाइम इंसान ने क्लिनिकल फीचर्स को पढ़ना और ऑब्जर्व करना शुरू किया। Establish findings regarding in the manifestation what would be considered to understand the disease or problem, और इस तरह से डिफाइन द ट्रीटमेंट, और सिर्फ यही वो बेस था जिसकी बिना पे ट्रीटमेंट को डिफाइन किया जाना तय पाया। इन द सेम कंडीशन mankind used their brain, had given the same medicine, thus proven the efficacy of the medicine by a technique of टेस्ट रीटेस्ट। यानी एक चीज़ उनके सामने जब सर्टेन हुई तो उन्होंने फर्दर उसको इस्तेमाल कराया, दूसरे केसेस में उन्होंने इस्तेमाल कराया उसको। जब दूसरे केसेस में भी इस्तेमाल कराया तो उनको फ़ायदा हुआ। इस्तेमाल कराने के बाद उन्होंने उसके नतीजे देखे, कराने के बाद उनको जो नताइज मिले उससे उन्होंने ये निकाला कि इसको टेस्ट रीटेस्ट का जो प्रोसेस है ये अहम है, और इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नतीजे को हतमी बना सकते हैं, ठीक है, हतमी बना सकते हैं। तो ये नतीजा अखज़ किया गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडी 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इस्तफराग, पहला तो हमने एक केस स्टडी देख लिया, ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग, साइन सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, देन क्लिनिकल स्टडी, देन रेंजिंग द साइन सिम्टम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि हमारा इस्तफराग का कॉन्सेप्ट कैसे आया। इन द सेम वे वन पर्सन सफ़र्ड फ्रॉम द इम्तिला, ठीक है, हैड गॉन थ्रू द नोसिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, tenesmus and flatulence. After passing loose motions and vomiting felt relief. Thus concept of istafrag established. मतलब एक इंसान को सबसे पहले जब इम्तला हुआ या उसको इस तरह के साइन सिम्टम डेवलप हुए, बदन में कंजेशन हुआ या स्टमक में हुआ, जीआईटी में हुआ, किसी भी रीज़न से, और उसको ये सारी तकालीफ डेवलप हुई, और इस तकालीफ के बाद उसको जो लास्टली जो हुआ ये लूज़ मोशन वाली जो तकलीफ़ पैदा हुई, लेकिन इस तकलीफ़ के बाद उसको आराम मिल गया। जब आराम मिल गया तो उसने ये नतीजा अख्ज़ किया कि इस तरह की कंडीशन होने पे अगर मोशन या इसहाल आ जाए तो राहत मिलती है, इसहाल आ जाए तो राहत मिल जाती है, और इस तरह से इस्तफराग का कॉन्सेप्ट सर्टेन हुआ या फिक्स हुआ। अब इसी में देखते हैं कंटिन्यूएशन में कि लोगों ने और क्या क्या चीज़ किस तरह से इस्टेब्लिश की। बाय द ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ केस रिपोर्ट फाउंड मेडिसिन इफ़ेक्टिव, यानी कि पहली बात ये हुई कि मेडिसिन जो है मुफीद पाई गई, ठीक है, एक बात हो गई। इवेलुएटेड विद ऑल प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, टेस्ट, स्मेल एट्सेट्रा। फिर उसकी इतनी सारी खसूसियात इन्होंने इस्टेब्लिश करी दवा की। उसके बाद क्या आता, ऑन द बेसिस ऑफ नोन मेडिसिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। चूँकि ये मेडिसिन पहले ये जान चुके हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ भी जान चुके थे ये, तो अब इन्होंने तीसरा जो है अपना आइडिया लगाया, और द सिमिलर प्रॉपर्टीड मेडिसिन अज्यूम्ड माइट बी हैव द सेम एफिकेसी। दस रिसर्च इवॉल्व टुवर्ड द सर्चिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। और फिर इस तरह से रिसर्च का एक नया पहलू सामने आया कि नई अदविया की खोज, नई अदविया की तलाश।
नई अद्विया की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरह से यूनानी में, तिब्बी यूनानी में अद्विया की तलाश, इस तरह तिब्बी यूनानी में नई दवा की शमूलियत होती गई। और ये सब 1 बाय 1 करके ऑब्जर्व करके ही हुई, कोई चीज़ रैंडमली नहीं हुई। इसलिए हमें ये मान के चलना है कि ये सारे प्रोसेस गुजरे हैं। After studying different plant and medicines in context of similar properties, several aspects evaluated. जब उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन को या दवा को या हर्ब्स को देखा तो उन्होंने फिर उसको 2 तरीके से जांचा। पहला ये कि कुछ की एफिकेसी बहुत स्ट्रांग थी, यानी अफादियत उम्दा थी, बढ़िया थी, ज़्यादा थी। कुछ की जो है कमज़ोर थी, ठीक है, कुछ की कमज़ोर थी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड क्यूरियस माइंड दे रीच टू नो विच कैफिया इज डिटेक्टेड फर्स्ट बाय द टंग। इन दिस वे दे वर एबल टू फिक्स द ग्रेड्स ऑफ द कैफियात। उन्होंने ये देखा कि ज़बान पे रखने पे सबसे पहले कौन सा टेस्ट ज़बान को पता चलता है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा टेस्ट ज़बान को पता चलता है। तो इस तरह से उन्होंने दवा की कैफियत और उसके दर्जात की जो है रैंकिंग की, और इस तरह से तिब में कैफियत की बिना पे अद्विया के दर्जात मुकर्रर किए गए। अप्रूविंग अदर मेडिसिन्स देयर वॉज सेट फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। फिर इसको सर्टन करने के बाद फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टडी को फिक्स किया। On going through, they had 2 options in their mind, such as similar propertied medicine might be have same efficacy or might not be. लेकिन जब ये काम करने का उन्होंने इरादा किया तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये 2 क्वेश्चन था कि ये दवा जो सिमिलर खसूसियात की हामिल है, हो सकता है कि मुफीद हो और हो सकता है कि ना हो, ठीक है, हो सकता है कि मुफीद हो और हो सकता है कि ना भी हो, ना भी हो। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इन दिस वे रिसर्च क्रॉस द इन्फेंसी एंड एंटर्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, आइदर रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस। और फिर इस तरह से रिसर्च 2 हिस्सों में या 2 उसकी हाइपोथेसिस में तकसीम हो गई कि या तो फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। इस बुनियाद पे एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही हैड गॉन थ्रू द रिजल्ट ऑफ 2 टेस्टिंग, आइदर हाइपोथेसिस फुलफिल द रिसर्च आइडिया, यानी कि जो सोचा था कि ये फ़ायदा करेगी या तो ये फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी। अगर फ़ायदा करेगी तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी जो है दवा की फहरिस्त में शामिल कर लेंगे, दवा की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा, और नहीं हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड रॉन्ग वन रिजेक्टेड, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उसको दवा की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा, एंड फ्रॉम द ग्रेडिंग एंड लिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह से रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस जो है इस बुनियादों पे, इन बुनियादों पे आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर इफ़ेक्टिव और नॉट इफ़ेक्टिव इस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से फिर लीथल जो मेडिसिन थी, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे, वो कैसे इवेलुएट आउट हुए। तो लीथल मेडिसिन, पॉइजनस सब्सटेंसेस वर डिटेक्टेड इन सेम मैनर्स। इसमें एक नाम है जमालुद्दीन नक्काश। उन्होंने बताया कि इब्न अबी ओसैबा ने लिखा है अपनी किताब में एक केस स्टडी, ठीक है, कि एक आदमी जो एक ऐसी घास पे सो गया और काफ़ी देर तक सोता रहा, उसके बाद लोगों ने देखा कि उसके तमाम पैसेजेस से ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है। फिर बाद में लोगों ने उस बूटी को लिया वहाँ से और उसको स्टडी करना शुरू किया। द सेम हर्ब बाय स्मेलिंग रिपीटेडली एंड फाउंड पॉजिटिवली इफेक्टिव टू ब्लीड फ्रॉम द नोज़। लोगों ने जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा था वो ये देखा कि उससे जो है
जरियाने खून हो गया, जरियाने खून नाक से जारी हो गया। और फिर इस तरह से ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये दवा जो है ये लिथल है, ये कहीं से भी हैमरेज कर सकती है और इंसान को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो दिस केस स्टडी शोज द टू मेन टाइप्स ऑफ स्टडी। फर्स्ट इज द केस स्टडी, सेकंड इज द अप्लाइड फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू प्रूवन द इट्स हिमोलाइटिक स्टडी। ठीक है, यानी कि ये स्टडी जो थी, ये केस जो था, ये दो प्रोसेस को जाहिर करता है क्लियरली कि एक तो एक्सीडेंटल हुआ, अपने आप हो गया, लेकिन लोगों ने उसको छोड़ा नहीं, उसको फिर इवेलुएट किया और ट्रायल किया। ट्रायल के बाद ये प्रूवन हो गया कि ये जरियानुदम करती है और ये नुकसानदेह है। तो इस तरह से ये दो स्टडी यहाँ पे फिर से, एक एप्लीकेबिलिटी और जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसको दोनों को उन्होंने अप्लाई इस्टेब्लिश किया और ये साबित किया रिजल्ट में कि इसकी इफिकेसी या इसकी जो है प्रॉपर्टी हिमोलाइटिक है। अब इवॉल्विंग होराइजन इन यूनानी मेडिसिन देखते हैं कि हिप्पोक्रेट्स जो था, ये यूनानी का सिर्फ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मॉडर्न का पहले इसीलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे दिया था ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिम्टम, डिजीज प्रोग्रेशन एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ये सारे काम हिप्पोक्रेट्स के ज़माने तक हो चुके थे। ठीक है, हिज वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर क्लिनिकल रीजनिंग। क्लिनिकल रीजनिंग यानी दलाइल के तमाम तर नॉलेज या साइंस इस्टेब्लिश हो चुकी थी। एविडेंस प्रेजेंटेड इन द मौलजात बुकरातिया, एवरी सेकेंड और थर्ड पेज मेंशन्ड केस रिपोर्ट्स। मूसा बिन सैयार के हवाले से इस किताब में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है। दस इट इज़ एविडेंस बेस्ड लिटरेचर of the case record in यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके बाद आता है इब्न सीना। इन द कैनन ऑफ मेडिसिन ही emphasized empirical observation and pattern recognition in the diagnosis and treatment। हम सब जानते हैं कि एम्पेरिकल जो है रिसर्च, ये किस तरह की रिसर्च होती है, ये भी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। और इब्न सीना को जो है इसने अपनी कुछ किताबों में इसका जिक्र किया है, इसने बहुत सारे कुछ केस रिपोर्ट भी प्रेजेंट किए हैं। और पैटर्न ऑफ रिकग्निशन इन द डायग्नोसिस, ऑब्जर्वेशन के बाद जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं उसका जिक्र किया गया है। अ प्रिकर्सर टू केस सीरीज एंड क्लिनिकल प्रोफाइलिंग। इसके अलावा बिफोर इब्न सीना, अली इब्न अब्बास मजूसी ऑल्सो हैव रिपोर्टेड मेनी केसेस इन हिज बुक कामिलुस सना एंड फिरदौसुल हिकमत में भी कुछ केसेस बयान किए गए हैं। और कई किताबों में मैंने ये देखा कि सेम जो है कुछ दो चार ऐसे केस स्टडीज जो सेम हर किताब में मौजूद है, लेकिन मौलजात बुकरातिया में सबसे ज़्यादा और सबसे अलग है। मेंशन फ्यू रिपोर्ट्स, जो जानी हैज़ ऑल्सो मेंशन द फ्यू केस रिपोर्ट्स। और 17 और 18 सेंचुरी में जो है बाद में कुछ फिजिशियन जो थे, इन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया केस हिस्ट्रीज़ को और सिस्टमाइज़ किया उसको, और इस तरह से ये जो है पहली बार ये केस रिपोर्ट सीरीज़ की शक्ल में ये दुनिया के सामने ज़ाहिर हुआ। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में ये कहा जाता है कि ये फॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपेंशन हुआ इसमें। ठीक है, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी जो है इसके लिए बहुत फेमस स्टडी, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी थी that identified major cardiovascular risk factor like smoking, hypertension and cholesterol. Case control studies may use extensively to study rare diseases and exposure, such as link between smoking and lung cancer. तो इस तरह के बहुत अनयूजुअल से और टिपिकल जो कॉजेज़ थे किसी भी डिजीज़ के, रेयर डिजीज़ के, वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बाद जो है सामने आए और उसको इवेलुएट आउट किया गया। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी का काफ़ी बड़ा काम है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये पूरा मैदान खाली है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मॉडर्न एरा जो 21st सेंचुरी है, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है नाउ यूज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, मल्टी सेंटर रजिस्ट्रीज एंड लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस, एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एडजस्ट फॉर confounding and bias।
इसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है। दिस आर द एसेंशियल फॉर द स्टडी real world effectiveness of the treatment and understanding disease natural history and informing clinical guidelines when randomized trial are practical। ये पहले भी हमने बताया कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुफीद है जहाँ रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल जो इम्प्रैक्टिकल है और ये ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ ऑब्जर्वेशनल स्टडी बहुत अप्लीकेबल होती है। तो चलिए तिब का पहलू देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कि हम तिब में जब अगर करेंगे तो हम क्या बेस बनाएंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए। तो सबसे पहला बेस हम ये बनाते हैं कि टॉपिक ऑफ द मेडिकल साइंस इज़ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें इंसानी जो है उसका टॉपिक है, उन्वान है, और उसमें ह्यूमन बॉडी मीन्स हेल्थ होता है। जब हम इंसान की जिस्म की स्टडी करते हैं तो उसकी हेल्थ की स्टडी करते हैं पहले बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी। इस पोर्शन को जो उसके हेल्थ की स्टडी बताता है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और ये फिजियोलॉजी जो होती है नॉर्मल फिनोमेना कहलाती है, जो तबीयत के कंडक्शन से या कोऑर्डिनेशन से या ऑर्डर से चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि द पर्पस ऑफ मेडिकल नॉलेज प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग द नॉर्मल फिनोमेना। इसी फिनोमेना को कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना जो है ये कहलाता है मेडिकल नॉलेज, कि मेडिकल नॉलेज का पर्पस यही होता है। फिर नोइंग द रीज़न ऑफ हेल्थ, जब तक हम हेल्थ की रीज़न नहीं जान सकते हम उसके पैथोलॉजी या जो है डिज़ीज़ कंडीशन का रीज़न नहीं जान सकते। और जब हम डिज़ीज़ कंडीशन का रीज़न जान लेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, तभी जो है हम हेल्थ को लौटा सकते हैं। और यही हमारा उन्वान है और हमारा यही मकसद है मेडिकल साइंस को पढ़ने का और उसको इस्टेब्लिश करने का। ठीक है, उन्वान यही है, यही उन्वान है और यही मकसद भी है। ये हमने देख लिया पहले। और छोटा सा ये बता दें कि अगर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी है तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अभी हमने तिप के बारे में बात बताया, अब ये बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, हमारे जहन में क्या क्वेश्चन है, हमने क्या समझा है, हमें क्या काम करना है, वो फॉर्मुलेट करेंगे। फिर चूज़ सैम्पल पॉपुलेशन, हमें कौन सी पॉपुलेशन पे करना है वो सैम्पल हम ले लेंगे या पॉपुलेशन चूज़ कर लेंगे। फिर डिसाइड व्हाट वेरिएबल ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन इज़ रेलिवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन से जो है कौन सी पॉपुलेशन रिलेट कर रही है, हम उसी के लिहाज से डिसाइड करेंगे। फिर हम क्वेश्चनायर डेवलप करेंगे या इंटरव्यू के ज़रिए हम करेंगे या क्वेश्चनायर बना के हम उसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के बाद हमारा मकसद जो होगा डेटा कलेक्शन का, डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस का, एनालिसिस के बाद फिर रिज़ल्ट देने का। ठीक है, ये है तरीक़ाकार, बहुत सिंपल सादा सा। अब स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन यूनानी मेडिसिन बाय यूनानी लिटरेचर। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मैंने उसके अबू साल मसीह के हवाले से लिया है, माते मसीह से लिया मैंने, क्योंकि उन्होंने अपने मुक़दमे में रिसर्च के तमाम बुनियादी मसाइल और वजूहात और उसका जो है हल उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा है। तो हम देखते हैं कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन इज़ मोस्ट कॉमन, इट्स बेनिफिट्स इज़ एवरलास्टिंग, its existence will remain with the existence of the human on the earth। यानी कि ये एक ऐसा इल्म है जो शुरू से है और हमेशा रहने वाला है, इसकी अफादियत सबसे आम है और ये कभी फ़ना नहीं होने वाला है। तो ये इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द मसीही द आर्ट ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यू टू द वेरियस कॉजेज़। हमारे कुछ ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से हमारा आर्ट ऑफ साइंस या मेडिकल साइंस या तिब जो है वो डिक्लाइन हो गई है, ये उन्होंने अपने दौर में कहा था। उसकी वजह क्या बताई कि फिजिशियन हु हैड अर्न नॉलेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स मूव्ड टुवर्ड द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट वेल, easy thing accepted, what were practicable but didn't add new in existing knowledge। उन्होंने अपने अजदाद से हासिल किया, जो आसान था, प्रैक्टिकेबल था, उसको प्रैक्टिस में लाए, उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ का इजाफा नहीं कर पाए। जो नॉलेज उसमें एग्जिस्ट कर रही थी वो वही की वही रही।
जबकि रिसर्च का मतलब ही होता है कि न्यू चीज़ का एडिशन करना। जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है उसमें समथिंग न्यू मस्ट बी ऐड, तो इसको कहते हैं हम रिसर्च। तो उन्होंने ये कहा कि लोगों ने ये काम नहीं किया। दे लाइक टू प्रेजेंट शॉर्टनिंग ईजीएस्ट नॉलेज रादर बेस्ट, यानी फिजिशियन या तिब्बा ने ये रविश अख्तियार की कि जो शॉर्ट यानी इख्तिसार और आसान चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने प्रेजेंट किया और मुश्किल चीज़ को, चैलेंजेबल चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। दे वर इग्नोरेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टमाइजिंग द प्रीवियस प्रिंसिपल, यानी उन्होंने उसमें जो है तगाफुल किया। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उनको ऑर्गेनाइज करने में, सिस्टमाइज करने में और उसमें न्यू चीज़ शामिल करने में जो है तगाफुल किया। एंड दस फेल टू मेक देम प्रेजेंटेबल, अकम्पलिश्ड एंड प्रॉपरली अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ रिसर्च। अपने वक्त के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाए, वक्त के तकाज़ों के लिहाज से उसको प्रेजेंट करने में फेल हो गए। दे वर फेल्ड टू प्रेजेंट। तो अब ये कहते हैं, हम जो कंक्लूड इस बात पे करेंगे, इसी बात पे कि डोंट गो द इजी वे स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। रिसर्च में आसानी अख्तियार ना करें, आसानी के बजाय चैलेंज को एक्सेप्ट करें। चूज़ द चैलेंजिंग रादर दैन द इजीएस्ट एस्पेक्ट। गो फॉर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च फोकसिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज एंड गो ऑन सीक्वेंसिंग इन द रिसर्च। और जब एक रिसर्च जो पहले हो चुकी है उसी के सीक्वेंस में आगे की रिसर्च करनी चाहिए, और इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें तरक्की कर सकते हैं। छलांग लगा के नहीं कर सकते, स्किप करके नहीं कर सकते। इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आएगा, लोग देखेंगे और शायद आपके लिए ये कुछ कारआमद हो सके। इसी पर्पज़ से हम ये लेक्चर भी करते हैं और इसी पर्पज़ से मैंने ये रिकॉर्डिंग भी की है। अल्लाह हाफिज़।